हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे करंट अफेयर्स का। एक बेहतरीन वीडियो रहने वाला है। आपको 2022 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे हम लोग, जिसमें चर्चा करेंगे इम्पॉर्टेंट रूप से पेशा कानून जो आया है ना, काफ़ी लेके चर्चा हो रहा है, जो आपके आने वाले कम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा जाएगा। इसके अलावा आपको पता होगा आतंकी संगठन अलकायदा के चीफ अयमान अल जवाहिरी को एयर स्ट्राइक में मार डाला गया था। सीधी इसी तरह के जो है तमाम प्रश्नों को करेंगे। सभी प्रश्नों के लिए 4 ऑप्शन रहेगा, पहले खुद से कोशिश करिएगा और आखिरी में एक होमवर्क क्वेश्चन मैं पूछूंगा, जिसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, और पीछे इसी तरह के बहुत सारे बेहतरीन वीडियोज़ मैंने बना रखे हैं, तो उन्हें भी ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने है। भारत पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी की मेजबानी करेगा अक्टूबर 2022 में। ये किन शहरों में करेगा? पहली बार कर रहा है तो फिर ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आंसर करो खुद से पहले। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, मुंबई और दिल्ली। ठीक है, डिटेल में अब जानेंगे इसको। तो भारत पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी की मेजबानी अक्टूबर 2022 में मुंबई और दिल्ली में करेगा। ठीक है, इसमें 15 देशों के बेसिकली जो राजनयिक हैं और अधिकारी हैं वो मेजबानी करेंगे। इसमें चीन, रूस, फ्रांस, यूके, अमेरिका सहित सभी मेंबर आएंगे। तो इसको देखते हैं अच्छे से डिटेल में। यह मीटिंग यूएनएससी की काउंटर टेररिज्म कमेटी सीटीसी की होगी, अक्टूबर 2022 में आयोजित होगी। भारत इस कमेटी की बैठक के लिए चीन, रूस, फ्रांस, यूके और अमेरिका सहित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी 15 देशों के राजनयिकों और अधिकारियों की मेजबानी करेगा। भारत इस बैठक की अध्यक्षता यूएनएससी के सदस्य के रूप में कर रहा है। आपको पता होगा हम लोग इसके अस्थायी मेंबर हैं। यह मीटिंग विशेष रूप से टेरर फाइनेंसिंग, साइबर खतरों और ड्रोन के उपयोग पर केंद्रित होगा। तो ये मीटिंग किस लिए इंपॉर्टेंट होगा ये भी देख लेना आप ध्यान से। बैठक विशेष रूप से किस मुद्दे पर केंद्रित होगी? तो बैठक में टेक्नोलॉजी के 3 मुख्य क्षेत्र हैं। पहला है कि इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, टेररिज्म फाइनेंसिंग, अनमैन्ड एरियल सिस्टम। इन तीन क्षेत्रों से बढ़ रहे दुरुपयोग और इसके खतरनाक परिणामों पर बातचीत की जाएगी। ये 3 इशूज देख लेना ध्यान से। अभी सीटीसी क्या है? काउंटर टेररिज्म कमेटी। तो यह कमेटी यूएनएससी की एक सहायक संस्था है। 15 मेंबर्स की इस कमेटी को अमेरिका में 9/11 के आतंकी हमले के बाद बनाया गया था। इसमें आतंकी हमलों की योजना बनाने वाले समूहों को जानकारी साझा करने, वित्तीय सहायता और आतंकवादियों को पनाह देने पर रोक लगाने का आदेश दिया गया था। यूएनएससी क्या है? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। इसका काम दुनिया भर में शांति सुरक्षा को बढ़ावा देकर देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को प्रोत्साहित करना है। दरअसल 20वीं सदी के शुरुआती 5 दशकों में ही दुनिया ने 2 विश्व युद्धों की भीषण त्रासदी देखी थी, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तब एक ऐसी संस्था की मांग उठने लगी थी जो देशों के बीच शांति और सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में काम करें। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। तो ऐसे इसका स्थापना हुआ था। सुरक्षा परिषद के सदस्य की बात करें तो इसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और चीन। इसका एक ट्रिक भी है कि आप ये ऐसे याद कर सकते हो, ABCFR: अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस, रसिया, ऐसे करके। इनके पास जो है वीटो पावर होता है, जो 5 अस्थायी सदस्य होते हैं, और 10 अस्थायी सदस्य जो होते हैं। इन अस्थायी सदस्यों का चयन क्षेत्रीय आधार पर 2 साल के लिए किया जाता है। अंग्रेजी शब्दों में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के हिसाब से हर महीने नए सदस्य देशों को अध्यक्षता मिलती है। अगले 2 साल के कार्यकाल में भारत 2 बार सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनेगा। दूसरी बार दिसंबर 2022 में अध्यक्षता मिलेगी। गॉट इट? चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि की जो बार बार बात हम लोग करते हैं ना, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में पदभार ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो पहली महिला बनी है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रुचिरा कंबोज। संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव के रूप में पदभार ग्रहण करने वाली पहली महिला। अब पहली महिला जब भी आए ना तो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये है रुचिरा कंबोज, ऑब्वियस है IFS अधिकारी होंगी एक, ठीक है, 1987 बैच की, ये IFS अधिकारी हैं। तो रुचिरा कंबोज ने 2 अगस्त 2022 को संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि यानी परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव का पदभार संभाला। उन्होंने TS त्रिमूर्ति की जगह ली। कंबोज दिसंबर में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता करेंगी। रुचिरा कंबोज के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो रुचिरा कंबोज 1987 बैच के IFS ऑफिसर हैं। भूटान में राजदूत बनने से पहले वह दक्षिण अफ्रीका में भारत की उच्चायुक्त, यूनेस्को में भारत की राजदूत अस्थायी प्रतिनिधि के तौर पर काम कर चुकी हैं। रुचिरा भूटान में भारत की पहली महिला राजदूत हैं। मूलतः लखनऊ की रहने वाली हैं। यूएन में अस्थायी प्रतिनिधि क्या होता है? परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव। तो यूएन में जितने मेंबर कंट्री हैं उनके डिप्लोमेटिक मिशन के हेड को यूएन में परमानेंट मेंबर कहा जाता है। उनका दफ्तर अमेरिका में न्यूयॉर्क सिटी में यूएन बिल्डिंग में होता है। संयुक्त राष्ट्र की बात करें तो महासचिव एंटोनियो गुटेरस और मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। एक सवाल मेरा रहेगा, आप लोगों से क्वेश्चन रहेगा, इसका आंसर बताना कि जो ये संयुक्त राष्ट्र का जो ये हेडक्वार्टर बना है, इसके लिए किसने जमीन दान की थी? उनका नाम आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना। अगला क्वेश्चन रहेगा कि जगदीप धनखड़ देश के कौन से वे उपराष्ट्रपति बने हैं? इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने राष्ट्रपति को अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर दिया था, तो आंसर करो। उपराष्ट्रपति बने हैं ये 14वें नंबर के, 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। राजस्थान से हैं ये। और भैरव सिंह शेखावत का अगर आपने नाम सुना होगा, वो भी राजस्थान से थे। तो राजस्थान के पहले व्यक्ति भैरव सिंह शेखावत थे और दूसरे शख्स बने हैं धनखड़। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। 11 अगस्त को उन्हें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई, तो ये बने जगदीप धनखड़। राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। राजस्थान से भैरव सिंह शेखावत के बाद जो है धनखड़ दूसरे शख्स हैं जो उपराष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 अगस्त को उन्हें उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। उपराष्ट्रपति चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एनडीए से जगदीप धनखड़ और विपक्ष से मार्गरेट अल्वा। अभी उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो इस पद का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी चुनाव जो है जनता की बजाय उनके द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि करते हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव में केवल सांसद ही वोट डालते हैं, लोकसभा राज्यसभा के। उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा के मनोनीत सदस्य भी जो है वोट डालते हैं। संवैधानिक स्थिति है, भारत के उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद है ये। तो अभी तक जितने भी उपराष्ट्रपति रहे भारत के 14, 1952 से लेकर 2022 तक, उनका एक बार नाम देख लेते हैं। पहला सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरा जाकिर हुसैन, तीसरा बीबी गिरी, चौथा गोपाल स्वरूप पाठक, पांचवा है बिरडी जट्टी, छठा हिदायतुल्ला, ये जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी थे, सातवां राम स्वामी वेंकटरमन, आठवां शंकर दयाल शर्मा और 9वां KR नारायण। इसके बाद 10वां कृष्ण कांटो, 11वां भैरव सिंह शेखावत, हामिद अंसारी, वेंकैया नायडू और जगदीप धनखड़। ये टोटल हो गए 14 वाइस प्रेसिडेंट। थोड़ा सा जानते हैं हम लोग जगदीप धनखड़ के बारे में। तो इनका जन्म 18 मई 1951 को राजस्थान के झुंझुनू जिले में हुआ था। वह झुंझुनू से लोकसभा सांसद एवं केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। वह जुलाई 2019 से जुलाई 2022 तक पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। वह वर्ष 1988 तक देश में प्रतिष्ठित वकीलों में शुमार थे। भारत के उपराष्ट्रपति की प्रमुख शक्तियाँ तथा कार्य की अगर हम लोग बात करें तो राज्यसभा के पदेन सभापति होता है और इसी के तौर पर इन्हें सैलरी ही मिलती है। इससे क्षमता से उनकी शक्तियाँ तथा कार्य लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में के समरूप ही होता है। तो ये वाइस प्रेसिडेंट हम लोग समझ गए। भारत की नई राष्ट्रपति से मिलने वाली पहली विदेशी राष्ट्राध्यक्ष कौन है? पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष जो नई राष्ट्रपति बनी है द्रौपदी मुर्मू, उनसे मिलने वाले पहले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष कौन है? राष्ट्राध्यक्ष बेसिकली बोला जाता है जो किसी और देश का राष्ट्रपति होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। ये मिले हैं हमारे देश के राष्ट्रपति से। इब्राहिम मोहम्मद सोलिह जो है ये मालदीव का आपने नाम सुना होगा, तो मालदीव के ये राष्ट्रपति हैं। इन्होंने भारत के दौरे के दौरान 2 अगस्त 2022 को भारत के राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की।
तो मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने वाले पहले राष्ट्राध्यक्ष बन गए हैं। उन्होंने अपने भारत दौरे के दौरान 2 अगस्त 2022 को भारत के राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की। भारत ने अगस्त 2022 में मालदीव के साथ कितने समझौते ज्ञापनों पर साइन किया? MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो जो अगस्त में मालदीव के साथ भारत ने कितने समझौते पर साइन किया? तो सही आंसर होगा इसका 6। ये कौन से हैं 6? इनको डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह ने 1 से 4 अगस्त 2022 तक भारत का दौरा किया। उन्होंने इस दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसके अलावा मालदीव और भारत के बीच 6 MOU पर साइन हुए। अभी कौन से 6 MOU हैं? तो पहला है कि मालदीव की लोकल काउंसिल और महिला विकास समिति के सदस्यों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए NIRDPR भारत और लोकल गवर्नमेंट अथॉरिटी मालदीव के बीच MOU हुआ। दूसरा है संभावित फिशिंग जोन फॉर कॉस्ट कैपेसिटी के निर्माण और डेटा साझाकरण और समुद्री वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में सहयोग के लिए INCOIS भारत और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज मालदीव के बीच MOU हुआ। तीसरा है CERT भारत और NCERT मालदीव के बीच साइबर सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग के लिए। मतलब इंपॉर्टेंट इसमें आप याद रखना ये कि महिला विकास समिति के सदस्यों की क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए हुआ है। इसमें आप याद रखना फिशिंग जोन वाला जो मैटर है उसको लेके हुआ है। फिर ये साइबर सुरक्षा पे MOU हुआ है, ऐसे याद रख सकते हो। NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट भारत और NDMA मालदीव के बीच ये आपदा प्रबंधन, याद रखना कि आपदा प्रबंधन को लेकर बात हुई है। एक्जिम बैंक जिसको आयात निर्यात बैंक भी बोलते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, भारत और वित्त मंत्रालय मालदीव के बीच मालदीव में पुलिस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 41 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फाइनेंसिंग के लिए MOU हुआ है। हुमले में निर्मित की जाने वाले अतिरिक्त 2000 सामुदायिक आवास इकाइयों के लिए 119 मिलियन अमेरिकी डॉलर की फंडिंग की मंजूरी के लिए एक्जिम बैंक ऑफ इंडिया और वित्त मंत्रालय और मालदीव के बीच लेटर ऑफ इंटेंट यानी कि वहीं समझौता हुआ है। तो ये 6 हो गए MOU। दोनों देशों के बीच कुछ घोषणाएं भी हुई हैं। तो मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के फाइनेंस के लिए 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नई लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करना। लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत 128 मिलियन अमेरिकी डॉलर की हनी माधु हवाई अड्डा विकास परियोजना के लिए EPC अनुबंध प्रदान करने की स्वीकृति। लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत 324 मिलियन अमेरिकी डॉलर की गुलहिफाहलू बंदरगाह विकास परियोजना के DPR की स्वीकृति और निविदा प्रक्रिया की शुरुआत। नेक्स्ट है कि लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कैंसर अस्पताल परियोजना की स्वीकृति थी। कुछ प्रमुख घोषणाएं भी हुई दोनों देशों के बीच में। इसके अलावा हुलमुले के अतिरिक्त 2000 सामुदायिक आवास इकाइयों के लिए भारत एक्जिम बैंक द्वारा 119 मिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन। मालदीव से भारत को शुल्क मुक्त जो है टूना निर्यात की सुविधा, ये भी है इसमें। मालदीव राष्ट्रीय सुरक्षा बल को पहले प्रदान किए गए जहाज CGS हुर्वी के स्थान पर एक जहाज की आपूर्ति। मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल को दूसरे लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट LCA की आपूर्ति। नेक्स्ट है मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल को 24 जनोपयोगी वाहनों का उपहार। मालदीव की बात कर रहे हैं हम लोग, तो राजधानी माले और राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। तो देख लेना इससे। वोडाफोन इंडिया, वोडाफोन आइडिया आपको पता होगा ये मर्ज हो गया है दोनों, तो VI हो गया है। इस कंपनी के नए चेयरमैन कौन चुने गए हैं? तो इस कंपनी के नए चेयरमैन बने हैं, आंसर करो खुद से पहले, रविंदर ठक्कर, ये आंसर होगा। तो वोडाफोन आइडिया VI के निदेशक मंडलों ने कंपनी के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO को अध्यक्ष चुना है। वो 19 अगस्त 2022 को VI अध्यक्ष हिमांशु कपानिया की जगह लेंगे। नोट, टेलीकॉम कंपनी जो है वोडाफोन आइडिया ने 7 सितंबर 2020 का अपना नाम बदलकर VI कर लिया था, 7 सितंबर 2020 को। भारत के किस शहर के लिए गूगल ने जुलाई 2022 में इन्वायरमेंटल इनसाइट्स एक्सप्लोरर EIE डैशबोर्ड लॉन्च किया है? इन्वायरमेंटल इनसाइट्स एक्सप्लोरर किस शहर के लिए गूगल ने? तो सही आंसर होगा औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है। औरंगाबाद का नाम भी चेंज हुआ है, बताना क्या नाम चेंज हुआ है इसका? नाम चेंज करके क्या रखा गया औरंगाबाद का? कमेंट सेक्शन में बताना।
गूगल ने 27 जुलाई 2022 को औरंगाबाद के लिए इन्वायरमेंटल इंसाइट्स एक्सप्लोरर डैशबोर्ड लॉन्च किया है। EIE डेटा से शहर के लिए स्थायी समाधान तैयार करने में रिसर्च संगठनों की मदद करेगा। इसके अलावा भारत में गूगल के साथ परिवहन उत्सर्जन डेटा को सार्वजनिक करने के लिए औरंगाबाद को पहला शहर चुना गया है। गूगल के सहयोग से डेटा प्रकाशित करने वाला औरंगाबाद भारत का पहला शहर बन गया है। अभी EIE क्या होता है? इन्वायरमेंटल इंसाइट्स एक्सप्लोरर। तो EIE गूगल की एक सुविधा है जो शहरों को कार्बन उत्सर्जन स्रोतों को मापने में मदद करती है। इसके अलावा उत्सर्जन को कम करने के लिए नए तरीके बनाती है ताकि जो वायु प्रदूषण का मुकाबला करने में मदद करे। RBI ने अगस्त 2022 में रेपो रेट को बढ़ाकर कितना कर दिया? ये रेपो रेट, बैंक रेट, CRR, ये सब आपको पता होना चाहिए, इसके बेसिक डेफिनेशन। तो रेपो रेट को बढ़ा दिया है 5.40%। इसमें जो है 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाए गए हैं। RBI की एक पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, तो उसी ने समीक्षा बैठक में 5 अगस्त 2022 को ये फैसला किया है। RBI ने अगस्त 2022 में कितने बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी करके रेपो रेट 5.40% कर दिया? तो अभी मैंने बताया ना, इसमें जो है 50 बेसिस पॉइंट। 1% में 100 बेसिस पॉइंट होता है, ठीक है। तो 50 बेसिस पॉइंट यानी कि हाफ, 1/2%। गॉट इट? तो ये हो जाएगा 50 बेसिस पॉइंट। महंगाई को काबू करने के लिए पॉलिसी जो है रेपो रेट को 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाकर 5.40% कर दिया गया है। इससे पहले रेपो रेट 4.90% था। RBI ने रेपो रेट में जून में 50 और मई में 40 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की थी। ये बेसिस पॉइंट क्या होता है? तो बेसिस पॉइंट का मतलब आधार अंक होता है। 1% में 100 बेसिस पॉइंट होते हैं। रेपो रेट को भी समझेंगे। रेपो रेट या इसी को रीपर्चेस रेट कहते हैं। आसान भाषा में कहे तो बैंक हमें कर्ज देते हैं और उस कर्ज पर हमें ब्याज देना पड़ता है। ठीक वैसे ही बैंकों को भी अपने रोज़मर्रा के काम के लिए भारी भरकम रकम की ज़रूरत पड़ती है और वे RBI से कर्ज लेते हैं। इस लोन पर रिजर्व बैंक जिस दर से उनसे ब्याज वसूल करता है उसे रेपो रेट कहते हैं। सिंपल सी बात है। अब क्या होगा इस सिचुएशन में? महंगाई को कम करने में रेपो रेट का क्या रोल है? रेपो रेट का रोल ऐसे यही है। मान लो एक RBI है, ये नॉर्मल बैंक है और ये कस्टमर है हम लोग लोन लेते हैं इससे, और इसको ज़रूरत पड़ती है तो इससे लोन लेता है। तो सिंपल सी बात है, ये लोन का जो रेट है वो बढ़ाएगा तो ये भी बढ़ाएगा। तो ये जब बढ़ाएगा तो कस्टमर लोन नहीं लेगा, तो कस्टमर जब लोन नहीं लेगा तो पैसा उसके पास नहीं आएगा, और जब पैसा कम रहता है ना मार्केट में, तो महंगाई जो है अपने आप कम रहती है, खर्चा कम होता है। ठीक है, तो एक प्रोसेस होता है ये। रेपो रेट से आम आदमी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब बैंकों को कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध होगा, यानी रेपो रेट कम होगा, तो वे भी अपने ग्राहकों को सस्ता कर्ज देंगे। और यदि रेपो रेट बैंक रेट बढ़ाएगा, रेपो रेट जो है बढ़ेगा, तो बैंक के लिए कर्ज लेना महंगा हो जाएगा और अपने ग्राहकों के लिए कर्ज महंगा कर देंगे। सिंपल सी बात है, लोन महंगा हो जाएगा तो कोई लोन लेगा नहीं। ठीक है, तो ये प्रभाव पड़ता है। रेपो रेट का महंगाई बढ़ाने या घटाने से क्या रिश्ता है? ये सवाल बड़ा आता है। तो देश में महंगाई को कम करने की प्राथमिक जिम्मेदारी RBI पर है। बाजार में ज़रूरत से ज़्यादा नकदी रहने पर महंगाई का खतरा बढ़ता है। जितना ज़्यादा पैसा रहेगा लोग उतना ही खर्चा करेंगे। अब पैसा ज़्यादा रहेगा तो सिंपल सी बात है, लोग समझ जाएगा सामने वाला दुकानदार कि इसके पास ज़्यादा पैसा है, सब पे 2-2 रुपये बढ़ा दो, यानी महंगाई बढ़ जाएगी। तो जब भी बाज़ारों में बहुत ज़्यादा नकदी दिखाई देती है, RBI रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देता है ताकि बैंक ज़्यादा ब्याज कमाने के लिए अपनी रकम उसके पास जमा कर दे। इस तरह बैंकों के कब्जे में बाज़ार में छोड़ने के लिए कम रकम यह जाएगी ताकि महंगाई पर काबू पाया जा सकेगा। तो ये प्रोसेस होता है। RBI की बात कर रहे हैं तो 25वें इसके गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, मुख्यालय मुंबई, और RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। चलो नेक्स्ट है कि किस देश ने आतंकी संगठन अलकायदा के चीफ अयमान अल जवाहिरी को एयर स्ट्राइक में मार डाला? तो ये भी चर्चा का विषय बना हुआ है। अमेरिका ने मार डाला। अमेरिका की जो सेंट्रल एजेंसी है ना, CIA, सेंट्रल एजेंसी, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी बोलते हैं, CIA, तो इसने जुलाई 2022 में ड्रोन एयर स्ट्राइक कर अलकायदा का जो चीफ था अयमान अल जवाहिरी, इसको मार डाला। इसको डिटेल में समझते हैं। ये अयमान अल जवाहिरी, तो अयमान अल जवाहिरी अमेरिका पर 9/11 हमलों के मास्टरमाइंड में से एक था।
जवाहिरी और ओसामा बिन लादेन ने मिलकर 9/11 हमले को अंजाम दिया था। ओसामा बिन लादेन के मारे जाने के बाद अलकायदा की कमान जो है यह अल जवाहिरी संभाल रहा था। अल जवाहिरी पिछले 2 दशकों से खुफिया और आतंकवाद विरोधी एजेंसियों के रडार पर था। उसकी हत्या आतंकवाद के खिलाफ ग्लोबल वार के साथ साथ भारत के लिए भी महत्वपूर्ण है। अब भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो भारत के लिए जवाहिरी की मौत क्यों महत्वपूर्ण है, तो पहला पॉइंट ये रहेगा कि जवाहिरी ने हिजाब विवाद के दौरान भारतीय मुसलमानों को भड़काने की कोशिश की थी। आपको याद होगा कर्नाटक में हिजाब विवाद के दौरान अल जवाहिरी का एक वीडियो आया था। इस वीडियो में उसने भारत के लोगों मुसलमानों को भड़काने का नाकाम प्रयास किया था। दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि जवाहिरी भारत में अलकायदा को स्थापित करना चाहता था। दुनिया के बड़े इलाकों में अलकायदा के कमज़ोर होने के कारण जवाहिरी अलकायदा को भारत में स्थापित करना चाहता था। वह भारतीय मुसलमानों का ब्रेन वॉश करके देश में अलकायदा को स्थापित करने की फिराक में था। उसकी मौत इस नज़रिए से भारत के लिए एक फ़ायदे की बात है। तो ये फ़ायदेमंद चीज़ें हैं हमारे लिए। इसके अलावा अफ़गानिस्तान में हत्या मतलब अलकायदा के नई तालिबान सरकार के साथ संबंध। अफ़गानिस्तान में जवाहिरी की हत्या अलकायदा और तालिबान के संबंधों की पुष्टि करता है। ऐसे में जवाहिरी की मौत अलकायदा के लिए बड़े झटके की बात है। अब भारत को तालिबान के साथ अपने संबंधों को लेकर अब ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा, तो भारत जो अमेरिका के जाने के बाद काफ़ी हद तक अफ़गानिस्तान से दूर हो गया है, लेकिन जवाहिरी की मौत यह दर्शाती है कि अफ़गानिस्तान में आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर अभी व्याप्त है। भारत को अब अफ़गानिस्तान से हो रही आतंकी गतिविधियों पर निगरानी रखनी होगी। इवन की रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2021 के मध्य में तालिबान के अधिग्रहण के बाद लश्कर-ए-तैयबा (LET) और जैश-ए-मोहम्मद (JEM) सहित आतंकवादी समूह तालिबान में मौजूद हैं। यह समूह अफगानिस्तान के नियंत्रित हिस्से में स्थित हैं, जहां वे आतंकी प्रशिक्षण शिविर चलाते हैं। इन तथ्यों के अनुसार भारत को आपसी संबंधों पर विचार करने की ज़रूरत है। तो ये समझ गए आप, क्लियर हो गया। पेशा कानून बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन खूब बनेंगे आपके एग्जाम में। किस राज्य ने अगस्त 2022 में पेशा कानून को लागू किया है, इसको अच्छे से डिटेल में समझना। तो इसे लागू किया है किसने, आंसर करो खुद से पहले। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने 9 अगस्त को, अगस्त यानी कि 9 अगस्त को 2022 को राज्य की जो अनुसूचित क्षेत्र हैं उसमें पेशा नियम 2022 लागू कर दिया। इस कानून के अंतर्गत जिस राज्य की आबादी 33% है वहाँ के आदिवासी पानी, जंगल, जमीन से जुड़ा अपना फैसला खुद ले सकेंगे। इसका डेफिनेशन है, सिंपल सी बात है, एक एरिया है और इस एरिया में अगर 33% आदिवासी हैं तो ये आदिवासी अपना फैसला खुद ले सकते हैं पानी, जंगल, ज़मीन से जुड़े रिलेटेड चीज़ों को। यही बेसिकली पेशा कानून होता है। इसको और अच्छे से हम समझते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने 9 अगस्त 2022 को राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों में पेशा नियम 2022 लागू कर दिया। इस कानून के अंतर्गत जिस राज्य की आबादी 33% है वहाँ के आदिवासी पानी, जंगल, ज़मीन से जुड़े अपना फैसला खुद ले सकेंगे। अभी पेशा कानून को समझते हैं। पूरा नाम है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, ये पूरा नाम हो जाएगा। वर्ष 1995 में भूरिया समिति, याद रखना पड़ेगा आपको, की सिफारिशों के बाद पेशा अधिनियम 1996 अस्तित्व में आया था। इस अधिनियम को 24 दिसंबर 1996 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था। यह अधिनियम संविधान के भाग 9 के पंचायत से जुड़े प्रावधानों को संबोधनों के साथ अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तारित करता है। इस अधिनियम का उद्देश्य आदिवासी समुदाय को स्वशासन का अधिकार प्रदान करता है। इस अधिनियम के तहत आदिवासी समुदाय के कल्चर और रीति रिवाज का संरक्षण करना शामिल है। हालांकि राज्यों को इसे लागू करने के लिए वहाँ के विधानसभा से पास करवाना होता है। तो अभी छत्तीसगढ़ में ये पूरे प्रोसेस कंप्लीट हो गए हैं। अब ये जानते हैं कि अगर छत्तीसगढ़ में पेशा कानून लागू होगा तो इसका फ़ायदा क्या होगा। तो इस कानून का प्रभाव सरगुजा, रायगढ़, बस्तर और कांकेर लोकसभा क्षेत्र सहित 29 विधानसभा क्षेत्रों पर होगा। इसके अलावा 80 लाख जनसंख्या वाले 85 जनपद पंचायतों में आदिवासियों का प्रभुत्व होगा। नया पेशा नियमों के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में 85 जनपदों की कमेटियों में 50% या इससे अधिक आदिवासी होंगे। छत्तीसगढ़ की जब बात करेंगे तो राजधानी रायपुर, सीएम भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके। तो क्लियर हो गया ना ये पेशा वाला। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने किस खिलाड़ी को मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022 चुना है। तो मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022 चुना है सुनील छेत्री को, ये आंसर हो जाएगा। वह नेशनल टीम के कप्तान हैं। सुनील छेत्री को 9 अगस्त 2022 को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया। वह 7वीं बार इस अवार्ड के लिए चुने गए हैं।
अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों में तीसरे सर्वोच्च गोल स्कोरर छेत्री को पहली बार 2007 में इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया था। इसके बाद उन्होंने 2011, 13, 14, 17, 18, 19 सीजन में यह पुरस्कार जीता, मतलब 7 बार ये जीत चुके हैं मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर का अवार्ड। अब विमेंस की बात करेंगे, वहीं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने किस खिलाड़ी को विमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2022 चुना है? तो ये चुना है मनीषा कल्याण को। ठीक है, उन्हें अवार्ड पहली बार दिया गया है, फर्स्ट टाइम ये अवार्ड मिला है इन्हें। तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन पुरस्कार जो दिया गया है इसको देख लो एक बार। तो मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर सुनील छेत्री, विमेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर मनीषा कल्याण, विमेन इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर मार्टिना थोकचोम, मेंस इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर जो है विक्रम प्रताप सिंह, बेस्ट रेफरी ऑफ द ईयर क्रिस्टोल जॉन, और बेस्ट असिस्टेंट रेफरी ऑफ द ईयर उज्ज्वल हालदार। तो ये फुटबॉल वाला भी अवार्ड होता है। ओलिविया न्यूटन जॉन का 8 अगस्त 2022 को निधन हो गया, वह इनमें से क्या थी? तो बड़ी फेमस ये ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियाई सिंगर थी, गायिका और अभिनेत्री, आप दोनों बोल सकते हो। ऑप्शन ए, ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियाई गायिका और अभिनेत्री ओलिविया न्यूटन जॉन का निधन हो गया, उनके दक्षिण कैलिफोर्निया के घर में हो गया। ये 73 ईयर्स की थी। इतनी चर्चित क्यों है ओलिविया न्यूटन जॉन? तो उनका जन्म 26 सितंबर 1948 को कैम्ब्रिज यूनाइटेड किंगडम में हुआ था। उन्होंने 14 वर्ष की आयु में गाना शुरू कर दिया था। 1970 और 80 के दशक में दुनिया के पॉप संगीत चार्ट में शीर्ष पर रही। वह जो है ऑनेस्टली लव यू, फिजिकल जैसे गानों के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हें 4 बार ग्रैमी अवार्ड मिला है, जो सिंगिंग के फील्ड में सबसे बड़ा अवार्ड होता है। ओलिविया ने अपनी कैंसर पीड़ित बहन का निधन हो जाने के बाद मेलबोर्न में एक ओलिविया न्यूटन जॉन कैंसर वेलनेस एंड रिसर्च सेंटर की स्थापना भी की थी। चलो नेक्स्ट है वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है, बताओ जल्दी से कमेंट सेक्शन में। 10 अगस्त को, 10 अगस्त को मनाया जाता है। वर्ष 2022 की थीम क्या थी? अगर आपसे थीम पूछा जाए 2022 में इसका, तो थीम था विश्व जैव ईंधन दिवस 2022 के लिए कि पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों पर जैव ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना। प्रतिवर्ष यह दिवस सर रुडोल्फ डीजल इंजन जिन्होंने बनाया था, सर रुडोल्फ डीजल की याद में मनाया जाता है 10 अगस्त को, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। चलो ये आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में करना। विश्व शेर दिवस, वर्ल्ड लायन डे कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन है आपके पास, सभी लोग आंसर करना और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में करना। पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। पीछे के सभी वीडियोस को जरूर देखते रहे और ये नया चैनल है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह के बेहतरीन वीडियोज़ आते रहेंगे। आप हमें टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। गॉट इट। ये भी हमें बताना कि ये वर्ल्ड लायन डे क्यों मनाया जाता है, इसके मनाने का जो मोटो है वो क्या है और कब से मनाया जा रहा है, इसकी शुरुआत कब से हुई थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पीछे की सभी वीडियोज़ को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर और पढ़ाई करिए मन लगा के। एग्ज़ाम क्रैक करना है कैसे भी।